21 मार्च 2014 की ये बात है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम को एक सूचना मिलती है कि गुरुग्राम से आया नगर नई दिल्ली के लिए एक गाड़ी जा रही है। उसका सर्च करना है, उसका चेकिंग करना है, उस गाड़ी में कुछ हो सकता है। और जैसे ही क्राइम ब्रांच को सूचना मिलती है, उस रास्ते पर जाकर खड़ी हो जाती है टीम और वहाँ से गुजरने वाले हर वाहन को वो चेक कर रहे थे, तलाश कर रहे थे। इसी बीच में एक होंडा सिटी कार आती है। वो कार जैसे तेज़ रफ्तार से थी, पुलिस वालों ने उसे रोकने की कोशिश की तो वो भगाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस वालों ने आखिरकार उसको रोक ही लिया। जब जैसे ही रोकते हैं तो होंडा सिटी कार का जो ड्राइवर होता है उससे गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आने के बाद वो कहता है कि तुम्हें पता नहीं है ये किसकी गाड़ी है। तभी सब इंस्पेक्टर कहता है कि हमें नहीं पता किसकी गाड़ी है, आप बता दो ये किसकी गाड़ी है। वो कहता है कि DIG इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए काम करते हैं, आप उनकी गाड़ी रोकने की कैसे हिम्मत कर सकते हैं। पूछते हैं कि नाम क्या है इनका। वो कहते हैं कि अजय कुमार IPS इनका नाम है। और जैसे ही अजय कुमार यादव का नाम लिया जाता है वो कहते हैं ठीक है, वो अपना कार्ड दिखा के यहाँ से जा सकते हैं। सब इंस्पेक्टर इतनी बड़ी बात अगर किसी IPS ऑफिसर के लिए DIG के लिए बोल दे तो ये वाकई बड़ी बात हो जाती है। इतनी बात सुनने के बाद DIG साहब को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। गुस्से में अपनी खिड़की खोलते हैं। खिड़की खोलने के बाद गाड़ी से जैसे बाहर आ रहे थे और उस सब इंस्पेक्टर की तरफ जैसे आगे बढ़ते हैं, सब इंस्पेक्टर को गुस्सा आता है और एक थप्पड़ वो ज़ोर का घुमाकर उस DIG को मार देता है। और यहीं से इस कहानी का आगाज़ होता है। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी इसी IPS ऑफिसर की है, जिसकी कहानी जब लोगों के सामने पहुँचती है तो लोग इस कहानी को सुनकर बड़े हैरान हो जाते हैं। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के कानपुर की। यहीं की एक कॉलोनी है, गीता कॉलोनी। एक बहुत ही सभ्य परिवार, पढ़ा लिखा परिवार। इस परिवार में एक बेटी जिसका नाम अनुष्का शर्मा होता है। जब वो 22 साल की होती है तो उसकी धूमधाम से शादी की जाती है। शादी के बाद अपने ससुराल में वो ठीक ठाक तरीके से रह ही रही थी कि कुछ ही साल जैसे गुजरते हैं, ससुराल वालों की दहेज को लेकर मांग बढ़ जाती है। जैसी मांग बढ़ जाती है, घर में कलेश होना शुरू हो जाता है और इसी बात को लेकर कभी न कभी घर में झगड़ा फसाद होता चला जाता है। इसी बीच में इस अनुष्का शर्मा को एक बेटी भी पैदा हो जाती है। और जैसे ही बेटी पैदा होती है तो और ज़्यादा दिक्कतें उसके लिए बढ़ जाती हैं। वो गुस्से में अपने मायके आती है अनुष्का शर्मा और आने के बाद कहती है कि मुझे अपने ससुराल में नहीं रहना है, ससुराल वाले मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। बाप कहता है कि बेटा, बेटी की जगह मायके में नहीं बल्कि ससुराल में ही होती है, इसलिए तुम वहाँ चले जाओ। बाप की मान कर वो लड़की चली जाती है अपने ससुराल, लेकिन ससुराल में ज़्यादा दिन टिक नहीं पाती और फिर हो जाता है तलाक। साल 1994 में तलाक हो जाता है। वो अपनी बेटी को लेकर अनुष्का सीधा अपने मायके आती है, लेकिन मायके वालों का जो रुख देखती है तो मायके वाले उसको लेकर ज़्यादा खुश नहीं होते हैं। लड़की बेहद पढ़ी लिखी होती है, इसलिए अनुष्का शर्मा ने सोचा कि वो अपने पैरों पर, अपने दम पर खड़े होकर दिखाएगी। तभी उसने एक बिजनेस शुरू किया। बिजनेस ने रात दिन इतनी मेहनत की, तरक्की की, उसमें लाखों करोड़ों रुपए कमाना शुरू कर दिए। बेटी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और जैसे बेटी बड़ी हो रही थी, उसकी प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा पूरी करने के बाद उस बेटी को मुंबई भेजा गया ताकि वहाँ से मनपसंद कॉलेज में, जो कि मुंबई का सबसे मशहूर कॉलेज होता है, वहाँ से MBA की पढ़ाई पूरी करनी शुरू कर देती है। माँ घर में अकेली रह जाती है। बहुत बड़ा बिजनेस, बहुत सारे पैसे, अब करे तो क्या करे। तभी उसके मन में आता है कि एक जीवन साथी की तलाश की जाए तो कैसा रहेगा। तभी उसने मैट्रिमोनियल साइट पर अपना रजिस्ट्रेशन कराया और वो जब खाली वक्त मिलता था तब अपने लैपटॉप के माध्यम से ये देखना शुरू कर दिया करती थी कि आखिरकार कोई ऐसा जीवन साथी मिले जिससे क्या उसकी बात बन सके। तभी उसके पास एक मेल आता है और मेल किसी और का नहीं बल्कि एक IPS ऑफिसर राजीव यादव का होता है। IPS ऑफिसर राजीव यादव अपने बारे में लिखते हैं कि वो मिज़ोरम में DIG के पद पर काम कर रहे हैं और उनकी उम्र 28 साल के आसपास हो चुकी है। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? महिला की उम्र 47 साल हो जाती है साल 2013 में और उस ऑफिसर की जो उम्र थी वो 58 साल के आसपास थी। ऑफिसर अपने बारे में बताता है। वो कहता है कि मेरे माँ बाप तो मर चुके हैं। एक भाई जो कि जम्मू एंड कश्मीर में भारतीय सेना में ब्रिगेडियर हुआ करता था, लेकिन एक बम ब्लास्ट में उसकी मौत हो जाती है, वो मारा जाता है। अब उसके परिवार में कोई नहीं है, उसको ये अकेलापन बहुत खाता है। मैं शादी करना चाहता हूँ। मैंने आपका प्रोफाइल देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। दरअसल महिला का प्रोफाइल भी बहुत अच्छा होता है। उसमें भी साफ साफ लिखा होता है कि उनकी एक बेटी है जो कि मुंबई से MBA कर रही है। बिजनेस उनका अच्छा खासा, रेडीमेड गारमेंट्स का ठीक ठाक सब कुछ है, लेकिन जीवन साथी की ज़रूरत है। दोनों आपस में एक दूसरे का मोबाइल नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं और बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। बातचीत कुछ इस कदर होती है कि अपना अपना काम छोड़कर जब देखो तब बातचीत ही क्या करते थे। और तब इन दोनों ने फैसला लिया कि अब हम बहुत जल्दी शादी कर लेते हैं। शादी करने से पहले कुछ शर्त रखी गई। शर्त ये थी कि क्योंकि दोनों की उम्र अच्छी खासी हो चुकी थी, महिला की उम्र 47 साल, आदमी यानी कि IPS ऑफिसर की उम्र थी 58 साल के आसपास,
कोई शोर शराबा नहीं, कोई बहुत ज़्यादा मेहमान नहीं, बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं, इसलिए वो सादगी के साथ ही शादी करना चाहते थे। और इसके लिए तारीख तय होती है 13 दिसंबर साल 2013। जब ये सब कुछ तैयारी पर हो चुका था, उन्होंने कहा कि छुट्टी मैं लेके आ रहा हूँ और जल्दी हम लोग मुलाकात होंगी। एक दूसरे से मिलने के लिए वो इतना ज़्यादा बेताब हो जाते हैं, और क्योंकि शादी इनकी नज़दीक आ रही थी, काफ़ी दिन से बातचीत चल रही थी। लेकिन एक दिन ये 10 दिसंबर को ही फ़ोन करता है, फ़ोन करके कहता है कि अनुष्का, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तभी अनुष्का पूछती है कि क्या हुआ। वो कहता है कि जो मेरा पर्स है ना, वो पर्स गिर गया है, और पर्स गिरने की वजह से ही मेरे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ATM हैं, ये सब के सब निकल गए हैं। मैं बड़ा परेशान हूँ। 13 तारीख को हमारी शादी है और 10 दिसंबर को मेरे डॉक्यूमेंट्स गिर गए हैं। तभी वो कहती है कि परेशान क्यों होते हो, सबसे पहले तो आप बैंक जाओ और अपने जितने भी अकाउंट हैं उनको फ्रीज़ कर दो, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे ATM का गलत फ़ायदा उठाया जाए। बस इतना कहना था। वो सीधा बैंक जाता है। बैंक जाने के बाद अपने अकाउंट को फ्रीज़ करा देता है ताकि उसका पैसे का लेन देन ना हो सके, और नए कार्ड के लिए उसने अप्लाई कर दिया था। अगले ही दिन यानी कि 11 दिसंबर 2013 को पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो जाती है, और मुठभेड़ में इस IPS ऑफिसर की टांग में गोली लग जाती है। साथ ही गोली लगने के साथ ही जो कूला होता है वो टूट जाता है, और वो फ़ोन करके अनुष्का शर्मा से कहता है कि अनुष्का, आज बहुत ही बैड न्यूज़ है, बहुत ही बुरी खबर है। मैं मिज़ोरम के एक हॉस्पिटल में एडमिट हूँ और मेरा टांग में गोली लगी है, साथ ही मेरा कूला टूट चुका है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं कब तक खड़ा हो पाऊँगा अपने पैरों पर। इस बात को सुनने के बाद अनुष्का की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है कि एक ज़िंदगी में अच्छा सपना देखा था, साथ रहने की कितनी सारी उम्मीदें थीं, सब पे पानी फिर चुका है। तभी बातचीत करते करते वो बताता है कि मेरे सारे अकाउंट फ्रीज़ हैं, अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आगे करूँ तो क्या करूँ, कैसे करूँ। वो कहती है कि परेशान मत हो, किसी का भी मुझे नंबर दो, मैं उस नंबर में, उस अकाउंट में मैं कुछ पैसे डाल देती हूँ और वहाँ से अपना इलाज कराना शुरू करो। इलाज किसी अच्छे हॉस्पिटल में कराना, किसी सरकारी हॉस्पिटल के चक्कर मत पड़ना, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में शायद उस लेवल पर इलाज मिलेगा नहीं। जब ये बात आती है, DIG साहब एक नंबर देते हैं और उस नंबर पर लगभग 75,000 रुपये रकम सेंड कर दी जाती है, भेज दी जाती है, और जब पैसे मिलते हैं इलाज शुरू हो जाता है। क्योंकि सीरियस हालत थी, इसलिए फिर से डिमांड की जाती है। 19 दिसंबर को 4 लाख रुपए की और डिमांड की जाती है कि अनुष्का, अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो कुछ पैसे डाल दो। वो कहती है कि बार बार पैसे मांगने से अच्छा है कि तुम एक बार ही रख लो। 4 लाख रुपए उसके अकाउंट में फिर से डाल दिए जाते हैं, और डॉक्टर जवाब दे देते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हें हम हायर मेडिकल सेंटर यानी कि चेन्नई रेफ़र कर रहे हैं, वहाँ जाकर तुम्हारा इलाज चलेगा। अब DIG साहब का इलाज शुरू हो जाता है चेन्नई के हॉस्पिटल में, क्योंकि चेन्नई के हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था तो वहाँ रकम की ज़्यादा ज़रूरत थी, और जब जहाँ ज़्यादा ज़रूरत थी तो 5 लाख रुपये और डाल दिए जाते हैं। चेन्नई से फिर हैदराबाद शिफ्ट कर दिया जाता है, और हैदराबाद शिफ्ट होते होते वक्त आगे बढ़ता चला जाता है। यानी कि 12 दिसंबर से कहानी शुरू होकर 7 फरवरी तक पहुंच जाती है। अगला साल यानी कि साल 2014 भी आ जाता है, और तब तक वो महिला धीरे धीरे करके अकाउंट में 24 लाख रुपए डाल देती है, अलग अलग अकाउंट में। जब 24 लाख रुपए डाल देती है, और तभी ये अनुष्का शर्मा एक प्लान करती है कि क्यों ना कानपुर से वो सीधा हैदराबाद जाए और अपने उस प्रेमी को देख कर आए कि उसकी हालत कैसी है। वो अपोलो हॉस्पिटल हैदराबाद जाते हैं। वहाँ जाने के बाद रिसेप्शन पे पूछते हैं कि यहाँ पर IPS ऑफिसर अजय कुमार यादव जी भी एडमिट हैं क्या। जब ये पता किया जाता है तो पता चलता है कि इस नाम का कोई व्यक्ति वहाँ पर एडमिट ही नहीं है। तब इस महिला को बड़ा आश्चर्य होता है, वो परेशान हो जाती है। बिजनेसमैन महिला जब ये बात सुनती है, उसको दुख होता है। वो वापस आने के बाद फिर कांटेक्ट करने की लगातार कोशिश कर रही थी, फ़ोन नंबर भी बंद था। अब DIG साहब कहाँ चले गए कुछ पता ही नहीं। तभी वो कहते हैं कि मेरी वहाँ से छुट्टी हो गई थी और मैं एक नए नाम से वहाँ रह रहा था, इसलिए शायद तुम मुझे ढूंढ नहीं पाई, मैं उस वक्त वहीं पर था। यानी कि 26 फरवरी को एक बार फिर से फ़ोन आता है और कहता है कि मेरी इस वक्त मसूरी में जहाँ IAS ऑफिसरों को ट्रेनिंग दी जाती है, मैं वहीं पर ट्रेनिंग ले रहा हूँ, वहीं पर उनके साथ हूँ। ट्रेनिंग ले नहीं रहा बल्कि ट्रेनिंग दे रहा हूँ, उन्हें बच्चों को पढ़ाता हूँ। अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। तब उस महिला को लगा कि हाँ, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए उसने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि मेरे पास अब पैसे नहीं हैं, और उस महिला ने जब ये पैसे की देने से मना किया तो नंबर स्विच ऑफ हो जाता है, उसके बाद नंबर खुलता ही नहीं है। तब इस महिला को थोड़ा शक होता है कि जो उसके अभी तक जो 24 लाख रुपए डाले हैं वो पैसे कहीं ऐसे तो नहीं है किसी गलत तरीके से फ्रॉड उसके साथ हो गया हो। वो पुलिस में जाती है। पुलिस में जाने के बाद ये पता करती है कि आखिरकार ये कौन है, किसके नाम से ये अकाउंट हैं, किसके नंबर पर ये बात कर रही है। तो एक अजय यादव नाम के एक व्यक्ति से बात कर रही थी, जो कि कैलाश एक जगह कैलाशपुरी
ग्रेटर कैलाश जो कि नई दिल्ली के अंदर है, उसके पार्ट 2 में वो रहता है। तो तब इस महिला ने जब इसकी जांच पड़ताल शुरू करती है, एक और नंबर के बारे में पता किया जाता है, तो पता चलता है अमित चौहान का वो नंबर है जो ग्रेटर नोएडा में रहता है। महिला अब सीधा यहाँ से कानपुर से दिल्ली की तरफ रुख करती है और दिल्ली की तरफ रुख करने के बाद दिल्ली क्राइम ब्रांच में जाती है। वहाँ जाने के बाद एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली क्राइम ब्रांच से संपर्क करती है, उनसे पूरी कहानी बताती है कि उसके साथ शुरू से लेकर आखिर तक आखिरकार क्या क्या हुआ था। रविंद्र कुमार जो इसमें ऑफिसर होते हैं, इस मामले को बड़ी गंभीरता से लेते हैं। रविंद्र कुमार डीसीपी भीषण सिंह से कहते हैं और 7 मार्च को इस महिला की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। मुकदमा दर्ज करने के बाद इसमें राजीव यादव, अजय यादव, अमित चौहान, इन 3 नाम से एफआईआर दर्ज की जाती है और एसीपी होशियार सिंह के नेतृत्व में एक टीम गठित की जाती है। टीम में होते हैं सब इंस्पेक्टर विनय कुमार त्यागी, अतुल त्यागी, साथ ही हेड कांस्टेबल संजीव कुमार, जुगनू त्यागी, नरेश पाल, राजकुमार, उपेंद्र, कांस्टेबल राजीव सहरावत। अब ये टीम जांच पड़ताल में जुट जाती है। पुलिस को सूचना मिलती है कि 21 मार्च को एक व्यक्ति है जो कि गुरुग्राम से लेके आया नगर दिल्ली, नई दिल्ली के लिए निकला है और उसकी जो गाड़ी का नंबर है वो नंबर उसका DL4CAH9066, ये होंडा सिटी कार है। और जैसे वो होंडा सिटी कार आती है उसको रोका जाता है। रोकने के बाद ड्राइवर से कहासुनी होती है। कहासुनी के बाद जो डीआईजी साहब होते हैं वो अपने ना तो एड्रेस बता पाते हैं, ना ही से बात कर पाते हैं, ना ही वो अपना आई कार्ड दिखा पाते हैं। और तभी सब इंस्पेक्टर गुस्सा आता है, सब इंस्पेक्टर जोर का एक थप्पड़ मारते हैं और उसको फिर क्राइम ब्रांच के ऑफिस में लेके आते हैं। तो यहाँ से एक और कहानी शुरू होती है। इस कहानी को सुनेंगे तो शायद आपको और भी ताज्जुब होगा। दरअसल जो ये अजय कुमार यादव होता है वो कोई और नहीं बल्कि एक IAS ऑफिसर का बेटा होता है जो कि MCD दिल्ली में कमिश्नर रहा होता है, उसका बेटा। ये अब इसके वजह से पूछा जाता है कि तुम अपनी ये कहानी सुनाओ कि कैसे आखिरकार तुम इस फ्रॉडगर्दी के चक्कर में पड़े। तब वो बताता है कि उसके पापा चाहते थे कि वो UPSC की तैयारी करके IAS ऑफिसर बने, लेकिन उसका पढ़ने में मन नहीं लगता था। पापा की जान पहचान बहुत अच्छी थी, इसलिए उन्होंने फल एवं सब्जी मंडी आज़ादपुर में उसकी नौकरी लगवा दी परिवर्तन अधिकारी के रूप में। महज 5 या 6 साल वहाँ काम किया, लेकिन IAS अधिकारी का बेटा था इसलिए उसे पैसे खर्च करने की बहुत बुरी आदत थी। घर में जो पैसे होते थे वो भी खर्च करता था, किसी से ले लिया करता था, उधार ले लिया करता था। लगातार पैसे जब खर्च कर रहा है तो इनकम उतनी थी नहीं, खर्चे उसके ज़्यादा हो जाते हैं। उसने सोचा कि ये नौकरी नहीं करनी है, इसलिए 5-6 साल के बाद ही परिवर्तन अधिकारी फल एवं सब्जी मंडी आज़ादपुर से वो आज़ादी ले लेता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद अपना बिजनेस शुरू करता है और बिजनेस शुरू करता है तो उस बिज़नेस में भी उससे कामयाबी नहीं मिलती है। तभी वो केंद्रीय मंत्री जो कृषि मंत्री होते हैं तो उनके वो PA बन जाता है। और PA बनने के बाद जब बातचीत करता था तो यहाँ से उसने अधिकारियों से बातचीत करने की शैली को उसने सीखा कि आखिरकार अधिकारियों से कैसे बातचीत की जाती है, क्योंकि उसके घर में भी उसके पिताजी IAS ऑफिसर थे। वहाँ से उसको कुछ माहौल मिला, कुछ केंद्रीय मंत्री के साथ रहकर भी कुछ उसको माहौल मिला और यहाँ से कुछ आगे बढ़ता है। उसके बाद फिर साल 1981 में राजस्थान के तत्कालीन गृह मंत्री की बेटी से उसकी शादी हो जाती है, क्योंकि पापा उसके IAS ऑफिसर जो थे ज़िंदगी ठीक चलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन चल नहीं पा रही थी। इसके बाद साल 1990 में उसने देहरादून में अपना एक होटल खोला और होटल खोलने के बाद वहाँ भी उसको नुकसान ही हुआ। साल 2008-2009 तक वो पूरी तरह से कंगाल हो चुका था। बाप उसका मर चुका था, माँ भी शायद उसकी मर चुकी थी, परिवार में उसके लोग ज़्यादा थे नहीं। इसलिए उसने सोचा कि अब कुछ ना कुछ नया किया जाए और नया करने के लिए उसने मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन किया। वहाँ खुद को उसने IPS ऑफिसर बताया और उसकी तलाश होती थी तलाकशुदा औरतें या फिर विधवा औरतें। ऐसी अमीर घरों की औरतों को वो टारगेट किया करता था और इसी टारगेट में अनुष्का शर्मा का भी नंबर आता है। और अनुष्का शर्मा से वो थोड़े बहुत नहीं 24 लाख रुपए की रकम जब ऐंठ लेता है, उन्हें जब कब्जे में ले लेता है, उसे नहीं पता था कि अनुष्का शर्मा पुलिस के पास जाएंगे और पुलिस के पास जाने के बाद वो उसकी पोल पट्टी खोल के रख देंगी। और जब ये बात अखबारों के माध्यम से पब्लिक को पता चलती है तो ये पता चलता है कि एक IAS ऑफिसर का बेटा इस तरह से महिलाओं को ठग रहा है, महिलाओं को छल रहा है। ये दोस्तों इस कहानी से सिंपल सा ये तात्पर्य भी निकलता है कि घर में अगर आपके पास पैसा है तो उसका सही से इस्तेमाल किया जाए। जिस तरह से अजय कुमार यादव लगातार पैसे को खर्च कर रहा था, पैसे को पैसा नहीं समझ रहा था, इसलिए उसकी आदतें बिगड़ती चली गई। उसके पिता ने उसका खूब साथ देने की कोशिश की, उसकी एक अच्छी नौकरी भी लगवाई, लेकिन नौकरी पे ज़्यादा दिन टिक नहीं पाया और उसकी बर्बादी के दिन तभी से शुरू हो चुके थे।
खैर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया, और जेल भेजने के बाद जो भी महिला वो आती थी तारीख पर, उस महिला की मुसीबतें फिर भी कम नहीं हुई थी। और दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य भी किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।